बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें हम अब CVA पढ़ेंगे। देखें सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स, न्यूरो सर्जरी के हम जनरल सर्जरी में न्यूरो सर्जरी के टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, देखें कि न्यूरो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स में जो इसमें दो किस्म की कॉजेज़ होती हैं, इस्कीमिक कॉजेज़ ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स और हेमरेजिक कॉजेज़ ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स। इस्कीमिक कॉजेज़ ओवरऑल 85% ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। हेमरेजिक कॉजेज़ और 15% ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अब आउट ऑफ 85%, ठीक है ना, आउट ऑफ 85%, 75% ऑफ द केसेस आर एम्बोलिक ओक्लूजन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 75% ऑफ केसेस, जबकि 25% केसेस जो हैं उनमें थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन इज़ रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अब आउट ऑफ 15% हेमरेजिक कॉजेज़ में पेरेन्काइमल इंट्राक्रैनियल हेमरेज दैट इज़ मोस्ट कॉमन। 10% ऑफ द केसेस आर में 10% ऑफ द केसेस में पेरेन्काइमल इंट्राक्रैनियल हेमरेज रिस्पॉन्सिबल होती है हेमरेजिक कॉजेज़ ऑफ सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स के लिए। ठीक है, इसी तरह फिर 1 to 2% सर्विकल अरेक्नाइट हेमरेज, लेस देन 1% EDH, लेस देन 1% SDH। ठीक है ना, तो ये कॉजेज़ हम एक 1 by 1 डिस्कस करेंगे। देखें, एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा हमने डिस्कस किया हुआ है, सब ड्यूरल हमने डिस्कस किया हुआ है, सब अरेक्नाइट हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है ना, इसमें हम सिर्फ पेरेन्काइमल इंट्राक्रैनियल हेमरेज देखेंगे और बाकी एम्बोलिक एंड थ्रोम्बोटिक ओक्लूजन देखेंगे। ठीक है, अब देखें इंट्राक्रैनियल हेमरेज पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्राक्रैनियल हेमरेज को हम दूसरे लफ्ज़ों में पेरेन्काइमल हेमरेज भी बोलते हैं। ठीक है ना, पेरेन्काइमल हेमरेज भी बोलते हैं। देखें, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज है कौन सी? पेरेन्काइमल हेमरेज। ठीक है, ठीक है ना, यानी यहाँ से कंफ्यूज ना करें आप। दिस इज़ मोस्ट इंट्रा पेरेन्काइमल हेमरेज, इसको इंट्रा पेरेन्काइमल बोलो ना, पेरेन्काइमल इंट्राक्रैनियल हेमरेज इसको बोलो पेरेन्काइमल इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज। ठीक है, अब इसकी फिर मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी है? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज़ हाइपरटेंशन। ठीक है ना, हाइपरटेंशन। अब होता क्या है, जब हाइपरटेंशन होती है तो फिर रप्चर ऑफ द स्मॉल आर्ट्रियोल्स होती है। रप्चर ऑफ द स्मॉल आर्टरीज, इसको क्या कहते हैं? स्मॉल परफोरेटिंग आर्टरीज एंड आर्ट्रियोल्स की रप्चर होती है। ठीक है ना, जब रप्चर होती है तो फिर हेमरेज हो जाती है। हेमरेज हो जाती है, ये हेमरेज कहाँ होती है नॉर्मली? ये हेमरेज होती है बेजल गैंग्लिया में। मोस्ट कॉमनली ये बेजल गैंग्लिया में होती है। और इन द बेजल गैंग्लिया फिर कौन सी साइड मोस्ट कॉमन है? वो है पुटामेन। ठीक है, पुटामेन में ये सबसे ज़्यादा ब्लीड करती है। देखिए, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज के बारे में यहाँ भी देखें कि मोस्ट कॉमनली कॉज बाय सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, आल्सो सीन विद एमाइलाइट एंजियोपैथी, यानी कि रिकरेंट लोबर हेमरेजिक स्ट्रोक इन एल्डरली। ठीक है, या फिर वेस्क्यूलाइटिस न्यूप्लाज्म्स की वजह से भी हो सकता है। हाइपरटेंशन के अलावा एमाइलाइड एंजियोपैथी, वेस्कुलाइटिस और न्यूप्लाज्म के साथ भी हो सकता है, एवीएन के साथ। ठीक है ना, देखें, अच्छा, इट मे बी सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी इन इस्कीमिक स्ट्रोक। ठीक है ना, इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज कैन बी ड्यू टू सेकेंडरी टू रीपरफ्यूजन इंजरी इन द हेमरेजिक स्ट्रोक। हाइपरटेंसिव हेमरेजेस, चैरकेट, बुचॉर्ड माइक्रोएन्यूरिज्म मोस्ट ऑफन अकर इन पुटामेन ऑफ द बेजल गैंग्लिया। लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स यहाँ पे रप्चर होती हैं। इधर क्या होती हैं? लेंटिकुलोस्ट्राइड वेसल्स। ठीक है ना, फॉलोड बाय थैलेमस। बेजल गैंग्लिया के बाद थैलेमस में, पोन्स में, फिर सेरिबेलम में ये होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज एंड सबअरेक्नाइड हेमरेज? तो बोथ ऑफ देम आर इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। ठीक है ना, बोथ ऑफ देम आर इंट्राक्रैनियल हेमरेजेस। इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज जो है वो मोस्ट कॉमन है, और जो सबअरेक्नाइड हेमरेज वो है वो सेकेंड मोस्ट कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस पेशेंट में आपको ये जो एरोज नज़र आ रही हैं, ये जो है इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज के हैं। ठीक है ना, अब मैंने क्या कहा कि सबअरेक्नाइट हेमरेज के बारे में देखते हैं कि देखें, सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज इज सबअरेक्नाइट हेमरेज। ठीक है ना, अब देखें, फर्स्ट मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रैनियल हेमरेज मैंने क्या कहा था? दिस इज इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। ठीक है ना, या कि इंट्रापेरेन्काइमल हेमरेज भी बोलेंगे इसको। ठीक है ना,
अब देखें सब एरेक्नाइड हेमरेज की फिर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा। सब एरेक्नाइड हेमरेज की सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, रप्चर ऑफ बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है ना, रप्चर ऑफ बेरीज एन्यूरिज्म, ठीक है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म क्या है, तो आप कहेंगे एंटीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना, एंटीरियर सर्कुलेशन। फिर अगर पूछे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बेरी एन्यूरिज्म, ठीक है ना, ये कौन सी है, तो आप कहेंगे मोस्ट कॉमनली इट इज़ लोकेटेड इन द सर्कल ऑफ द विलस, ठीक है ना, सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। तो एंटीरियर सर्कुलेशन में ज़्यादा एन्यूरिज्म्स होते हैं। कौन सी एन्यूरिज्म मोस्ट कॉमन होती है, बेरीज एन्यूरिज्म। बेरीज एन्यूरिज्म कहाँ लोकेट करती है, इन द सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है सर्कल ऑफ विलस के भी विच सर्कुलेशन, एंटीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना, वही वाली बात जो मैंने यहाँ पे कही थी, एंटीरियर सर्कुलेशन की, ठीक है। अच्छा, एक और बात पूछी जाती है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रेनियल एन्यूरिज्म कौन सी है, आपने कही ना इंफीरियर रीनल इंफ्रारीनल एओर्टा, ठीक है ना। देखें अब बेरीज एन्यूरिज्म जो है दिस इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म, ठीक है ना। अच्छा, इट इज़ इसका शेप कैसा होता है, ये सेक्युलर इन शेप होती है, ठीक है ना, दिस इज़ सेक्युलर इन शेप, ठीक है ना, सेक्युलर इन शेप होती है। इसके अलावा जो इट अराइजेस फ्रॉम, इसकी मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कौन सी है, इट अराइज फ्रॉम द साइट ऑफ बाइफर्केशन ऑफ इंट्राक्रेनियल आर्टरीज, ठीक है। 85% ऑफ द एन्यूरिज्म जो है वो एंटीरियर सर्कुलेशन में होते हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एन्यूरिज्म कौन सी है, एंटीरियर सर्कुलेशन, ठीक है ना। अब देखें जो मोस्ट कॉमन एंटीरियर सर्कुलेशन के अंदर फिर मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है, एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, ठीक है ना, एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी एंड एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये ऑलमोस्ट 40% ऑफ द केसेस में पेशेंट इस टाइप की जो है उसको लेके आते हैं, एन्यूरिज्म के साथ आते हैं। फिर सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप कौन सी है, तो ये देखें ये है सर्कल ऑफ विलस, ठीक है। सर्कल ऑफ विलस में ये देखें यहाँ पे आपको एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी नज़र आ रही है दोनों तरफ। एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज को मिलाने वाली कौन सी आर्टरी है, ये एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जंक्शन पे इस पॉइंट पे जो होता है ना वो बेरीज एन्यूरिज्म होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है 40% केसेस ऑफ द बेरीज एन्यूरिज्म के लिए, ठीक है ना। जो सेकंड मोस्ट कॉमन साइट है वो है मिडल सेरेब्रल आर्टरी की बाइफर्केशन पे, ठीक है ना। अब ये देखें यहाँ पे ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी है, ये आगे बाइफर्केट करती है, ऐसे बाइफर्केट करती है। जब ये ऐसे बाइफर्केट करती है ना इस जगह में, ठीक है ना, इस जगह में एक बेरी एन्यूरिज्म होता है, वो 34% ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद जो थर्ड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरी एन्यूरिज्म कौन सी है, जो है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। देखें ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, इसकी जंक्शन और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के जंक्शन में इस जगह में या फिर इस जगह में वो थर्ड मोस्ट कॉमन ऑलमोस्ट 20% ऑफ द केसेस में ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है ना। उसके अलावा जो फोर्थ मोस्ट कॉमन बेरीज एन्यूरिज्म कहाँ होती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की इंट्राक्रेनियल बाइफर्केशन, इस जगह में अंदर, ठीक है, इस जगह के अंदर आपको मिलेगी, इस जगह में, ठीक है। और फिर फिफ्थ मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बेरीज एन्यूरिज्म बेसिलर आर्टरी की बाइफर्केशन पे, ये देखें ये बेसिलर आर्टरी है, इसकी बाइफर्केशन पे इस पॉइंट पे आपको बेरीज एन्यूरिज्म मिलेगा, जो कि फिफ्थ मोस्ट कॉमन होता है और ऑलमोस्ट ये 5 to 10% ऑफ द केसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। अब देखें जो रिस्क फैक्टर्स हैं बेरीज एन्यूरिज्म के लिए, ये बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो टॉप की दो हैं मैं आपको बताता हूँ, स्मोकिंग, ठीक है, और एन्यूरिज्म, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट आर द स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज इन बेरीज एन्यूरिज्म। बेरीज एन्यूरिज्म में देयर इज एब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल एंड इंटीमल इलास्टिक लेमिना, ठीक है, ये पैथोलॉजिकल बेसिस है उसकी एन्यूरिज्म की, ठीक है, एब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल एंड इंटीमल इलास्टिक लेमिना। वॉल ऑफ एन्यूरिज्म के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि किससे बनी है, इस मेड अप ऑफ थिक एंड हाइलिनाइज्ड इंटीमा से बनी होती है, थिक एंड हाइलिनाइज्ड इंटीमा से, ठीक है ना। कंडीशंस एसोसिएटेड विद बेरीज एन्यूरिज्म क्या क्या है, देखें फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेजिया,
ठीक है ना, मार्फन सिंड्रोम, ईडेनलोस सिंड्रोम, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनीज, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस, ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। तो ये 5 हैं, ठीक है, एफएम के फाइनेंस मिनिस्टर केन, ये निमोनिक है, फाइब्रोमस्कुलर मार्फन्स, ईडेनलोस, एडी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एंड न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1। और ठीक है ना, अब देखिए बेरीज एनेरिज्म की 2 टाइप्स की प्रेजेंटेशन हो सकती हैं। एक प्रेजेंटेशन होती है अनरप्चर्ड बेरीज एनेरिज्म के केस में, एक प्रेजेंटेशन हो सकती है रप्चर्ड बेरीज एनेरिज्म के केस में। अगर तो किसी पेशेंट के दिमाग में, ब्रेन में बेरीज एनेरिज्म बना हुआ है, वो अनरप्चर्ड है, तो और ऐसे केसेस में पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होगा, और ऐसे केसेस में इंसिडेंटल फाइंडिंग हो सकती है बेरीज एनेरिज्म। दूसरी होती है रप्चर्ड बेरीज एनेरिज्म। रप्चर्ड बेरीज एनेरिज्म में पेशेंट इंट्राक्रैनियल हेमरेज और उसके फीचर्स के साथ आएगा, या फिर सबरेक्नाइट हेमरेज और उसके फीचर्स के साथ आएगा, और या फिर बोथ, दोनों के फीचर्स के साथ आपके पास मौजूद होगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए, बेरीज एनेरिज्म अगर आप ऐसे बेरी वेसल बना लें, यहाँ पे बेरीज एनेरिज्म बना लें, तो कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ रप्चर ऑफ बेरीज एनेरिज्म कौन सी है, तो ये डोम ऑफ और अपेक्स ऑफ द बेरीज एनेरिज्म इसकी मोस्ट कॉमन साइट होती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे बेरीज एनेरिज्म की, हमारे पास फिर 2 ऑप्शन है, एंडोवेस्कुलर कॉइल ओक्लूजन है एक, और दूसरी है क्रेनियोटमी फॉलोड बाय सर्जिकल क्लिपिंग। तो अगर पूछे आपसे कि इन दोनों में प्रेफर्ड कौन सी है, तो प्रेफर्ड हमारे पास एंडोवेस्कुलर कॉइल ओक्लूजन है, और अगर अवेलेबल ना हो या ना पॉसिबल ना हो एंडोवेस्कुलर कॉइल ओक्लूजन, तो हम क्रेनियोटमी और सर्जिकल क्लिपिंग करते हैं, ठीक है ना। सही है, इफ़ को इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, इफ़ को अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे ब्रेन एब्सेस को। ब्रेन एब्सेस देखें, इसकी 2 इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं। एक होती है डायरेक्ट स्प्रेड होती है, एक होती है हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है, ठीक है ना। डायरेक्ट स्प्रेड कैसे होती है, जबकि कोई सर्जरी करता है सर्जन इन्फेक्टेड एयर साइनसेस की, तो डायरेक्ट स्प्रेड हो सकती है टू द ब्रेन, ठीक है ना। इसी तरह हेमेटोजेनस स्प्रेड थ्रू ब्लड वेसल्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। और किन कंडीशंस में हेमेटोजेनस स्प्रेड होती है, ब्लड का कलर क्या है, रेड ना, तो रेड निमोनिक याद रखिए, आर से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो तो वहाँ से ब्रेन एब्सेस जा सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो तो वहाँ से ब्रेन एब्सेस जा सकता है, डेंटल इन्फेक्शन हो तो वहाँ से ब्रेन एब्सेस जा सकता है, ठीक है ना। देखिए फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और इम्यूनो कम्प्रोमाइज स्टेट्स, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जिनमें क्या हो सकता है, ब्रेन एब्सेस, रिस्क ऑफ ब्रेन एब्सेस होता है, ठीक है, रिस्क ऑफ ब्रेन एब्सेस होता है। अब देखें जो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी हो सकती है ब्रेन एब्सेस की, देखिए मोस्ट कॉमन साइट अगर तो हेमेटोजेनस स्प्रेड है तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होगी, पैराइटल लोब में एब्सेस बनेगा, पैराइटल लोब में। अगर ईयर इन्फेक्शन है, मास्टाइडाइटिस है, ठीक है, तो कहाँ जा सकता है, टेम्पोरल लोब में फॉलोड बाय सेरिबेलम में। अगर डेंटल इन्फेक्शन है या फिर एयर साइनस इन्फेक्शन है तो फिर फ्रंटल लोब में क्या होगा, फ्रंटल लोब में इन्फेक्शन फैलेगा। देखें यहाँ पे देखें, अगर आपको पेशेंट को मास्टाइडाइटिस है, ठीक है, या ईयर इन्फेक्शन है कोई, ठीक है ना, तो कहाँ जाएगा, मास्टाइडाइटिस और एयर इन्फेक्शंस में कहाँ जाएगा, ये देखें यहाँ करीब क्या है, टेम्पोरल लोब में या फिर सेरिबेलम में, ठीक है। एयर इन्फेक्शन में टेम्पोरल लोब में या फिर सेरिबेलम इधर होता है ना, ऐसे करके सेरिबेलम में जाएगा, ठीक है। अगर इसी तरह जो हेमेटोजेनस स्प्रेड है, हेमेटोजेनस स्प्रेड नीचे लंग्स से, हार्ट से, ठीक है ना, आता है, ये कहाँ जाता है, ये ऐसे करके पैराइटल लोब में जाता है, पैराइटल लोब में जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सामने से जो डेंटल इन्फेक्शन है, एयर साइनस इन्फेक्शन है, नाक के आसपास की साइनसेस की इन्फेक्शन है, यहाँ ये सीधे आके फ्रंटल लोब में ब्रेन एब्सेस बनता है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम इसकी लोकेशंस को जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अच्छा अब देखें, ठीक है ना, देखें मैनिफेस्टेशंस क्या है, मैनिफेस्टेशंस जो हैं ब्रेन एब्सेस के, देखें ब्रेन एब्सेस से मतलब पस है ब्रेन में, ठीक है ना, ब्रेन पस इन द ब्रेन, ठीक है ना। अब देखें, अब एक बार पस जहाँ होती है तो क्या कराती है, फीवर कराती है, उस जगह में एडिमा भी होगा, ठीक है ना। फिर अगर वो फिर एक्ट करती है एज अ स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लैंड, ठीक है ना, याद रखें एब्सेस भी एक स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लैंड है, ठीक है ना, एब्सेस भी एक स्पेस ऑक्यूपाइंग ग्लैंड है, ठीक है। फिर जब स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है ना,
जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा तो पेशेंट वॉमिटिंग, नोजिया, ठीक है ना, और फिट्स के साथ, सीजर्स के साथ आएगा, ठीक है ना। और फिर फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स के साथ पेशेंट आपके पास आएगा, ठीक है ना। अब अगर ऐसे केसेस में पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोसिस क्या है, MRI, ठीक है। CT भी आप करा सकते हैं। CT जो है, CT में आपको रेल नज़र आएगा, ठीक है ना। रेल जो है रिंग इन्हांसिंग लेयन नज़र आएगा CT में, ठीक है। तो DD ऑफ रेल हम किसी दिन वीडियो बनाएंगे, रेल की DD किन कंडीशंस में देयर इज रिंग इन्हांसिंग लेयन, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेज करेंगे आप ब्रेन एब्सेस को, ड्रेन करेंगे सबसे पहले और एंटीबायोटिक्स देंगे 6 वीक्स के लिए, 6 वीक्स के लिए याद रखें एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर तो दूसरा सिनेरियो क्या है, दूसरा सिनेरियो कि मल्टीपल स्मॉल एब्सेसेस हों पूरे ब्रेन में। देखें पूरे ब्रेन में आपको मल्टीपल स्मॉल एब्सेस यहाँ नज़र आ रहे हैं, तो सिर्फ आप एंटीबायोटिक्स देंगे। और अगर पेशेंट फिट्स के साथ है तो उसके लिए एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे, ठीक है ना, टेग्राल, कार्बामेज़ापिन, ठीक है ना। अच्छा, सही है, ठीक है ना। यहाँ पे इस MRI में देखें आपको जो है, आपको जो ब्रेन एब्सेस नज़र आ रहा है, वॉल्ड ऑफ एक लेयन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये रिंग देखें, ये रिंग इन्हांसिंग लेयन आपको नज़र आ रहा है CT में, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा, ब्रेन एब्सेस की मैनेजमेंट पे देखिए, हम ड्रेन करेंगे अगर लार्ज साइज एब्सेस है, साथ में एंटीबायोटिक्स देंगे 6 महीने के लिए। लेकिन अगर मल्टीपल स्मॉल एब्सेस हैं तो हम एंटीबायोटिक्स देंगे सिर्फ और सिर्फ, और साथ में हम क्या करेंगे, हम अगर फिट्स हैं तो हम एंटी एपिलेप्टिक्स देंगे, और अगर एडिमा है या फिर मास इफेक्टिव तो हम स्टीरॉइड्स देंगे। देखें स्टीरॉइड्स का मैंने पहले भी कहा था फेवरेट क्या है, डेक्सामेथासोन, ठीक है। देखें स्टीरॉइड्स कुछ जगहों में देते हैं, कुछ जगहों में नहीं देते। फॉर एग्जांपल किन जगहों में देते हैं, ट्यूमर हो तो हम स्टीरॉइड्स देते हैं, साइटोटॉक्सिक एडिमा होता है, एब्सेस हो तो भी हम देते हैं, दोनों के दोनों में जो है डेक्सामेथासोन फेवरेट है आउट ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है। बाकी कुछ ऐसी जगह हैं इनके अलावा जिनमें हम स्टीरॉइड्स नहीं देते, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ब्रेन हर्निएशन सिंड्रोम्स। देखें हर्निएशन ऑफ द ब्रेन क्यों होती है, वो इसलिए होती है कि दिमाग का जो है वो इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ चुका होता है। अब इंट्राक्रैनियल प्रेशर फिर क्यों बढ़ रहा होता है, इसकी कॉजेज़ जो है जैसे ट्यूमर हो गया उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, हेड इंजरी हो गई इसकी वजह से क्रैनियल प्रेशर बढ़ सकता है, जैसा कि सबड्यूरल और एक्स्ट्राड्यूरल हीमाटोमा में, ठीक है। इसी तरह स्ट्रोक में इंट्राक्रैनियल बढ़ सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ाती हैं। जब इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ता है तो फिर ब्रेन हर्निएशन हो जाती है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होना ज़रूरी है। एक फाक्स सेरेब्राई जो है वो शीट ऑफ द ड्यूरा है, ठीक है ना, जो कि लॉन्गिट्यूडनल ये ऐसे करके वो मूव करती है पोस्टीरियर टू एंटीरियर, और सिर्फ ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड करती है हेमिस्फेयर्स में, यानी कि इट सेपरेट्स सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स, इनकम्प्लीटली डिवाइड्स हेमिस्फेयर्स इनटू राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। फिर एक टेंटोरियम सेरिबेलाई होती है। इन दोनों की एनाटॉमी क्या जो है आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। ये हमने TS 2.20 में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो ब्रेन ट्यूमर हो गया, हेड इंजरी जिसमें एक्स्ट्राड्यूरल सबड्यूरल, ठीक है, और जो स्ट्रोक फिनोमेना है ये क्या करते हैं, ये रेज़ करते हैं इंट्राक्रैनियल प्रेशर को। और इंट्राक्रैनियल प्रेशर का रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर होना वो एक रिस्क फैक्टर है किसके लिए, ब्रेन हर्निएशन के लिए, ठीक है ना। तो देखें पेशेंट को जब हेड इंजरी होती है, फॉर एग्जांपल हेड इंजरी हुई है, उसमें सबड्यूरल हीमाटोमा बनता है, ठीक है ना। जब इंजरी में सबड्यूरल हीमाटोमा बनता है तो सबड्यूरल हीमाटोमा क्या कराता है, रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। जो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर की वजह से फिर अंकल और ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन हो सकती है। मैं आपको पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे ये अनकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन हुई पड़ी है, टेम्पोरल लोब और अनकस की थ्रू टेंटोरियम सेरिबेलाई। ये जो एरिया है ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ठीक
ठीक है। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई है। यहाँ से ये बिकॉज ऑफ इंजरी, देखें इंजरी में जो है सबड्यूरल हेमाटोमा बना है, और जब इसकी वजह से ये प्रेशर इफेक्ट पड़ता है तो अंकल और टेम्पोरल लोब क्या हुए हैं, इसमें फोर्स हुए हैं थ्रू टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई इस तरफ है ना, तो ये फोर्स हुए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको अंकल हर्निएशन या ट्रांस टेंटोरियल हर्निएशन। क्या जो अंकल हर्निएशन है, अंकल हर्निएशन में क्या होती है, या फिर जिसको बोलते हैं ट्रांस टेंटोरियल हर्निएशन, उसमें सीक्वेंशियल कंप्रेशन होती है किस किस चीज़ की, इंट्रा एप्सिलेटरल थर्ड नर्व की, और ब्रेन स्टेम की, और होल ब्रेन स्टेम की कंप्रेशन होती है। अब जब कंप्रेशन होती है तो फिर साइंस आते हैं, कुछ हैं हम इनको अर्ली साइंस बोलते हैं, कुछ को हम लेट साइंस बोलते हैं, और कुछ को हम क्या कहते हैं फिर वेरी लेट साइंस प्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। अर्ली साइंस में देखें इप्सिलेटरल डायलेटेड प्यूपिल आपको मिलेगा बिकॉज ऑफ कंप्रेशन ऑफ द थर्ड नर्व। लेट साइंस में आपको इप्सिलेटरल हेमीप्लेजिया मिलेगा प्रोग्रेसिव टोसिस के साथ, और थर्ड नर्व की कंप्रेशन और थर्ड नर्व की पाल्सी होगी, और शेन स्ट्रोक्स रेस्पिरेशन मिल सकती है आपको। वेरी लेट साइंस में अगर इसमें देखें हेमीप्लेजिया था तो एक क्वाड्रिप्लेजिया में जाएगा, और बायलेटरल डायलेटेड फिक्स एंड डायलेटेड प्यूपिल्स, यहाँ पे इप्सिलेटरल था ना, ये बायलेटरल डायलेटेड फिक्स प्यूपिल्स आ जाएगा, और इरेटिक शेन स्ट्रोक से फिर इरेटिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाएगी और इसमें डेथ हो सकती है, ठीक है ना। ठीक है, फिर एक होता है कर्नोहान्स फिनोमिना, ठीक है। कर्नोहान्स फिनोमिना में क्या होता है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, KNP, कर्नोहान्स फिनोमिना, ठीक है। कर्नोहान्स नोच फिनोमिना, इसको KNP बोलता हूँ। कर्नोहान्स नोच असल में होती क्या है, कर्नोहान्स नोच होती है ये फ्री एज ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई होती है, ठीक है ना। ये टेंटोरियम सेरिबेलाई का फ्री एज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ये है टेंटोरियम सेरिबेलाई, इसका ये जो नोच है ना, ये नोच, इसको हम क्या कहते हैं, कर्नोहान्स नोच बोलते हैं, ठीक है ना। अब कर्नोहान्स नोच इसको बोलते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, दिस कर्नोहान्स नोच इज एसोसिएटेड विद अंकल और ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन। अब इसमें होता क्या है, इसका निमोनिक याद रखें, CPI थर्ड इन प्रेसिडेंट, ठीक है ना। CPI से क्या मुराद है, CPI से सेरिबेलर पेडंकल इंडेंटेशन होती है कंट्रालेटरल, ठीक है ना। सेरिबेलर पेडंकल इंडेंटेशन होती है अगेंस्ट कर्नोहान्स नोच, यानी कि जो कि फ्री एज ऑफ सेरिबेलर वो टेंटोरियम सेरिबेलाई है। कर्नोहान्स नोच मैंने क्या कहा था, फ्री एज ऑफ टेंटोरियम सेरिबेलाई है, ठीक है ना। अब थर्ड हिंद प्रेसिडेंट देखें, इप्सिलेटरल इसमें थर्ड नर्व पाल्सी होती है, इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी होती है। कंट्रालेटरल सेरिबेलर पेडंकल इंडेंटेशन होती है, इप्सिलेटरल थर्ड नर्व पाल्सी। हिंद प्रेसिडेंट HP से इप्सिलेटरल हेमीपेरेसिस होती है। इस प्रोसेस को कर्नोहान्स नोच फिनोमिना बोलते हैं, KNP, ठीक है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कर्नोहान्स वोल्टमैन साइन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें देखें लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिड ब्रेन होता है, जिसकी वजह से कंप्रेशन होती है अपोजिट सेरेब्रल पेडंकल की, और फिर इसमें बेबिंस्की साइन पॉजिटिव और हेमीप्रेसिस टू द अपोजिट साइड, यानी कंट्रालेटरल टू द ओरिजिनल हेमीप्रेसिस, ये हेमीप्रेसिस होती है। इसको कर्नोहान्स वोल्टमैन साइन बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास है सेंट्रल टेंटोरियल हर्निएशन। इसमें क्या होता है, डाइंसिफेलोन और यानी कि थैलेमस और रिलेटेड जो स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करते हैं, दीज आर फोर्स्ड थ्रू टेंटोरियम, ठीक है। इसमें क्या होती है, सीक्वेंशियल कंप्रेशन होती है। सबसे पहले कंप्रेशन होती है अपर ब्रेन की, फिर दैट इज़ फॉलोड बाय पोन्स, पहले पोन्स उसके बाद इन्वॉल्व होगा, और उसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जो अंकल हर्निएशन की तरह सेंट्रल हर्निएशन जो है, इसको भी हम अर्ली साइंस, लेट साइंस और वेरी लेट साइंस में डिवाइड करते हैं। अर्ली साइंस में इरेटिक रेस्पिरेशन है, ठीक है। इसी तरह स्मॉल रिएक्टिव प्यूपिल है, इंक्रीज टोन ऑफ लिम्स और बायलेटरल एक्सटेंसर प्लांटर्स। इस तरह लेट साइंस में चेन स्ट्रोक ब्रीदिंग है, डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी है। वेरी लेट साइंस में देखें, अगर इधर देखें डीकॉर्टिकेट रिजिडिटी है तो वेरी लेट साइंस में डीसेरेब्रेट रिजिडिटी है। फिक्स्ड एंड डायलेटेड प्यूपिल्स वेरी लेट साइंस में है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास सिंगुलेट जो है सब फेल्साइन या फिर जिसको सिंगुलेट हर्निएशन बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखें जिस तरह हमने पढ़ा कि टेंटोरियम सेरेब्रलाई का एक फ्री एज होता है जिसको हम कर्नोहांस नोच बोलते हैं ना, इसी तरह फाक्स सेरेब्राई का भी एक फ्री एज होता है, ठीक है ना। अब सिंगुलेट गायरस जो है उसकी हर्निएशन होती है beneath the free edge of फाक्स सेरेब्राई। इसको हम सब फेल्साइन या फिर सिंगुलेट हर्निएशन बोलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो फाक्स का ये फ्री एज है, ठीक है, इस फ्री एज के नीचे जो है सिंगुलेट गायरस की हर्निएशन हो रही है, इसको हम सब फेल्साइन या फिर क्या बोलते हैं, इसको सिंगुलेट हर्निएशन बोलते हैं। सिंगुलेट हर्निएशन के साइंस में देखें लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस है जो कि देट कैन लीड टू कोमा, इसी तरह कंट्रालेटरल वीकनेस है और लॉस ऑफ ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सिस है, ठीक है। फिर हमारे पास टॉन्सिलर हर्निएशंस है। टॉन्सिलर हर्निएशंस देखें ये जो हैं ये कैसे होते हैं। टॉन्सिलर हर्निएशंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेरिबेलर टॉन्सिल्स वाया फोरामेन मैग्नम, ठीक है ना, इसी हमने पहले भी डिस्कशन की हुई है। तो सेरेबुलर टॉन्सिल्स फोरामेन के मैग्नम के ज़रिए नीचे आते हैं, इसको जो है टॉन्सिलर हर्निएशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें साइंस क्या है, कोमा और बायलेटरल पोस्चरिंग, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ड्यूरेट हिमरेज के बारे में, ठीक है। ड्यूरेट हिमरेज देखें, ड्यूरेट हिमरेज ये क्या है। Durate hemorrhage is because of intracranial pressure, raised intracranial pressure, और it is related to brain herniation, ठीक है ना। It is related to brain herniation, ये असल में सेंट्रल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन में होती है ये ड्यूरेट हिमरेज, जैसा कि हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है। ड्यूरेट हिमरेज सेंट्रल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन में होती है और ये कब होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम होता है इसमें, जिसकी वजह से स्ट्रेचिंग ऑफ परफोरेटर्स ऑफ बेसिलर आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी, यानी कि उसमें स्ट्रेच आ जाती है जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। और मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग कहाँ होती है, वेंट्रल और पैरामीडियन एरियाज ऑफ अपर ब्रेन स्टेम। अपर ब्रेन स्टेम कौन सा, पोन्स और मिड ब्रेन को, बल्कि मिड ब्रेन ऊपर लिखो, मिड ब्रेन, ठीक है ना। मिड ब्रेन और पोन्स को अपर ब्रेन स्टेम कहते हैं, ठीक है। तो इन जगहों में ब्लीडिंग होती है ड्यूरेट हिमरेज की वजह से। ड्यूरेट हिमरेज देखें किसकी वजह से होती है, बेसिलर आर्टरी की ब्रांचेस की स्ट्रेच की वजह से। इन द किस हर्निएशन में, सेंट्रल हर्निएशन में। किस में होती है ये, सेंट्रल यानी कि डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन भी जिसको बोलते हैं उसमें होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इस पेज को रोक के आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कितनी टाइप्स की, 5 डिफरेंट टाइप्स की हर्निएशन है। एक है सिंगुलेट हर्निएशन जिसको हम सब फेल्साइन हर्निएशन भी बोलते हैं अंडर द फाक्स सेरेब्राई, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद सेंट्रल डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, सेंट्रल हर्निएशन, ये हमने डिस्कस किया। अंकल हर्निएशन, अंकल ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन, ये डिस्कस किया। सेरिबेलर टॉन्सिलर हर्निएशन, ये हमने डिस्कस किया। और इसके अलावा एक होती है ट्रांसकैल्वेरियल हर्निएशन, इसमें क्या होता है, ब्रेन का जो वो है ना, वो यहाँ से टेंटोरियल से यहाँ से निकलता है, ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अच्छा देखिए, सब फेल्साइन हर्निएशन की खास बात यह है कि इट कैन कंप्रेस एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सेंट्रल या फिर डाउनवर्ड ट्रांसटेंटोरियल हर्निएशन की खास बात यह है कि इट इज़ कॉर्डल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्रेन स्टेम, रप्चर ऑफ पैरामीडियन बेसिलर आर्टरी ब्रांचेस। इसमें ड्यूरेट हिमरेज जो कि हमने पढ़ा वो होती है, इट इज़ यूजुअली फैटल, याद रखें। इसके अलावा अनकल हर्निएशन में अनकस और जो टेम्पोरल लोब है वो दे आर फोर्स्ड थ्रू टेंटोरियम सेरेबेलाई, ये भी हमने डिस्कस किया था। और इसमें क्या होती है, अनकस यानी कि मीडियन लोब, मीडियन टेम्पोरल लोब, ठीक है। अर्ली हर्निएशन इप्सिलेटरल ब्लाउन प्यूपिल, कंट्रालेटरल हेमिपेरेसिस, लेट हर्निएशन कोमा, ठीक है। कर्नोहांस फिनोमेना हमने इसमें डिस्कस किया था। इसमें क्या है, मिसलीडिंग कंट्रालेटरल ब्लाउन प्यूपिल एंड इप्सिलेटरल हेमिपेरेसिस ड्यू टू कंट्रालेटरल कंप्रेशन अगेंस्ट कर्नोहांस नोच, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ पे करीब से देखें कि जो अनकल और मीडियन टेम्पोरल लोब की जो हर्निएशन है उसमें अर्ली हर्निएशन में इप्सिलेटरल ब्लाउन प्यूपिल और कंट्रालेटरल हेमिपेरेसिस है, जबकि कर्नोहांस फिनोमेना में मिसलीडिंग है, ये कंट्रालेटरल ब्लाउन प्यूपिल है और इप्सिलेटरल हेमिपेरेसिस है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ठीक है ना। और
ठीक है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या था हमारे पास, टॉन्सिलर हर्निएशन इनटू द फोरामेन मैग्नम। ठीक है, ये देखें यहाँ करीब से देखें तो फोरामेन मैग्नम में, फोरामेन मैग्नम के थ्रू ये देखें यहाँ से ब्रेन स्टेम ऐसे सेरेब्रल टॉन्सिल ऐसे हर्निएट कर जाते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या होता है, इसमें कोमा एंड डेथ रिजल्ट व्हेन दीस हर्निएशंस कंप्रेस द ब्रेन स्टेम। ठीक है, फिर एक है ट्रांसकैलवेरियल जो कि स्किन के जो उसके थ्रू बाहर आती है ब्रेन का मैटर।